हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो कि मैं आपसे जनरल एक्सेप्शंस का मैंने आपको बताया था कि मैं सीरीज लेके आऊंगा। तो पहली वीडियो आप देख चुके हैं 76 एंड 79 के ऊपर, और आज हमारी सेकंड वीडियो आ रही है जनरल एक्सेप्शन आईपीसी 1860 पे, जो कि होगी सेक्शन 77 एंड 78 की। बेसिकली 77 एंड 78 क्या बात बोलते हैं। देखिए, जब भी कोई जज कोई एक्टिविटी करता है, कोई भी एक्ट करता है, कोई भी जजमेंट देता है, तो अगर कुछ वो मान लीजिए कि अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करता है, कोई मान लीजिए कोई अगेंस्ट द लॉ चला जाता है, तो क्या उसके पास कोई इम्यूनिटी है? क्या जजेस भी इससे एग्जम्प्टेड है किसी बात से? उनको भी कोई जनरल एग्जम्पशन है? उसी के लिए हमारा सेक्शन कौन सा दिया है? सेक्शन 77। तो चलिए इसको 77 को स्टार्ट करते हैं। देखिए 77 हमारा जो सेक्शन है, सबसे पहले हम बेयर एक्ट की एक छोटी सी एक रीडिंग ले लेंगे, जिससे कि हमें एक ब्रीफ पता लग जाए कि सेक्शन 77 क्या बोलता है। सेक्शन 77 बोलता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। एक्ट ऑफ जज एक्टिंग जुडिशियली, देखिएगा एक एक वर्ड में स्ट्रेस कर रहा हूं, एक्टिंग जुडिशियली। एक्ट ऑफ जज, जज का एक्ट, जुडिशियली एक्ट। और उसके बाद हमारी उसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है, विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, कोई भी ऑफेंस नहीं है अगर वो जुडिशियली एक्ट करता है। और इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, और इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, ठीक है, इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स, अगर वो मानते हैं कि गुड फेथ में है तो वो लायबल नहीं है। ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। देखिए ये जो हमारा 4 लाइन का एक 3 लाइन का है, बेसिकली जो डेफिनेशन है ये बहुत छोटी है। आपको पढ़ने से तो लगता है कि भाई जजेस का जो एक्ट है वो लायबल नहीं है, तो इसके ऊपर हम इसको समझेंगे कि इसका रीजन क्या है। बेसिकली ऐसे तो पढ़ के तो हर कोई समझ लेगा, ऐसे तो हर किसी को समझ आता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली कोई भी लायबल नहीं है, लेकिन इसकी कॉन्नोटेशन क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, वो समझते हैं। देखिए जब भी हम बोलते हैं कि जज जुडिशियली एक्ट करता है, तो जज जुडिशियली एक्ट कब करता है उसको समझिए। जज एक्ट करता है जब वो ऑफिस में होता है जज, और वो जब ड्यूटी पर होता है जज, और जब वो एक्ट करता है जज के पैरामीटर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये आता है कि ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई, इसी का मतलब ये निकलता है कि जज वो कब जज माना जाएगा, कब माना जाएगा? जब वो अपने ऑफिस में होगा। कब? दूसरा, जब वो एक्ट जुडिशियली करेगा। तीसरा, कि जब वो पैरामीटर्स के अंदर होगा अपने एक्ट के, तब वो एक जज माना जाएगा। तो फिर उसके बाद एक बात आती है कि मान लीजिए कोई जज है, वो एक लॉ के दायरे में है, अगर वो उसके लॉ के बियॉन्ड भी थोड़ा सा अगर चला जाता है, तो क्या वो तब भी उसके अंदर कवर होगा? क्या इसमें बिल्कुल होगा उसके अंदर। कि मान लीजिए कि अगर कोई जज थोड़ा सा भी स्टेप आउट करता है लॉ से, तो भी वो उसके अंदर कवर होगा। तो उसके लिए हमारा जो है ये जो सेक्शन है ये बता देता है, हमें इस बात से क्लियर करता है। तो इसको जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली एक जज का एक्ट भी बनाया गया है, जो कि सबसे पहले बनाया गया था 1850 में। वो क्या बोलता था? उस एक्ट में बेसिकली हमारा आया था कि जो जजेस हैं, वर्किंग जजेस हैं, उनके ऊपर आप किसी भी टाइप का सिविल सूट नहीं चला सकते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और चेंज करा गया, जो कि हमारा 1985 में आता है, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर एक बहुत ही वास्ट क्लैरिफिकेशन दे दी गई, जिसमें कि हमारा बताया गया कि जो जजेस हैं उनके ऊपर ना तो आप सिविल सूट चला सकते हो, ना ही आप क्रिमिनल सूट चला सकते हो, और तो और जो जजेस रिटायर्ड हैं उनके ऊपर भी आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर लाई गई थी 1985 में, जो कि हमारी अमेंडमेंट हुई। तो इसी के ऊपर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस आता है, जिसमें कि एक जज के ऊपर केस कर दिया था वकील ने, जो कि केस हमारा क्या है? आर सुब्बा राव वर्सेस एडवोकेट जनरल आंध्रा का 1981 का सुप्रीम कोर्ट था है। तो 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये डिक्लेरेशन सूट फाइल हुआ। बेसिकली क्या हुआ कि एक वकील ने कोर्ट में प्ली लगा दी कि एक जज है, उसने नॉन जुडिशियली एक्ट किया, उसने बियॉन्ड द लॉ जाकर एक्ट किया, और वो उसके खिलाफ द एक्ट वाज मेलिशियस, उसने एक्ट मेलिशियस बताया, और वो जज के ऊपर सिविल सूट लगाना चाहता है, चलाना चाहता है। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उस वकील के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया, और ये बताया कि जो सेक्शन 1 है हमारा जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट का, वो यहाँ पर जजेस को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और आप किसी भी टाइप का कोई भी केस जजेस के ऊपर नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारा एक और पॉइंट निकल कर आता है। फिर उसके बाद एक अगला पॉइंट हमारा ये निकल कर आता है कि मान लीजिए कोई जज इलीगल एक्टिविटी कर देता है, बियॉन्ड द लॉ जाकर कोई एक्ट करता है, तो क्या फिर भी वो प्रोटेक्टेड होगा क्या इस चीज से? जी नहीं, वो इस चीज से प्रोटेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेक्शन 77 है वो क्लियर करता है हमें इस बात से
कि जज तभी तक प्रोटेक्टेड है अगर वो बिटवीन द लॉ है और अगर वो विद इन गुड फेथ है। जो मैंने आपको पीछे एक पॉइंट भी बताया था पीछे थोड़ी देर पहले कि अगर वो एक स्टेप आउट भी करता है लॉ से, अगर वो गुड फेथ में है तो वो वहां पर प्रोटेक्टेड है। ये मत समझिएगा कि मैंने पीछे बोला है कि वो अगेंस्ट द लॉ चला गया, मेरा मतलब वो नहीं था उस बात से बोलने का। कहने का मतलब ये है कि अगर लॉ के मान लीजिए कि एक स्टेप है लॉ के, तो वो उससे थोड़ा सा अगर आगे चला जाता है, मान लीजिए कि स्टेप क्या होंगे जुरिस्डिक्शन के, जुरिस्डिक्शन का स्टेप उसका नहीं है लेकिन उसे लगता है गुड फेथ के अंदर कि उसकी जुरिस्डिक्शन वहां पर बनती है, तो भी वो वहां पर प्रोटेक्टेड है इस सेक्शन 77 से। तो मैं आपको बात बता रहा था कि अगर कोई जज इलीगल एक्टिविटी करता है तो, कि अगर कोई जज मान लीजिए कोई इलीगल एक्ट करता है, बियॉन्ड द लॉ चला जाता है, तो कोई इलीगल एक्ट करता है, वो कुछ भी इलीगल करता है, तो क्या वो प्रोटेक्टेड होगा? क्या उसे प्रोटेक्शन मिलेगी 77 की? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसके लिए हमारा इसके साथ रेड विद सेक्शन कौन सा करेंगे आप? सेक्शन 219 एंड 220। रेड विद मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको एक रेफरेंस के लिए। देखिएगा कभी भी आप एक सेक्शन पढ़ते हैं वो एक सोल सेक्शन नहीं होता, कभी भी उसके साथ मल्टीपल सेक्शंस और जुड़े होते हैं। इसीलिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाता हूं एक एक सेक्शन के ऊपर, इसीलिए मेरी वीडियोस लंबी होती हैं। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी वीडियोस का मकसद ये नहीं है कि मैं 4 लाइन पढ़कर आपको बता दूं। आपने जितनी भी मान लीजिए अगर आप नहीं हैं तो आपको अभी पता लग जाएगा, पिछली वीडियोस भी मेरी सुनेंगे, लेकिन जो पुराने मेरी वीडियो सुन रहे हैं मेरे लीगल स्टूडेंट्स, तो उन्हें ये पता है कि जब भी मैं कोई एक एक वर्ड पे स्ट्रेस करता हूँ तो उसका कॉन्वोटेशन लेके आता हूँ, उसकी हिस्ट्री बताता हूँ और एक एक वर्ड की डिटेल में जाता हूँ, ताकि इसको हिस्ट्री में जाने का रीजन क्या है मेरा, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि जो एक एक सेक्शन है, एक एक वर्ड है उसका, वो आपको पता रहे कि इसका मतलब क्या है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। क्योंकि देखिए जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो जजेस आपसे पूछ लेते हैं कि वकील साहब इस बात का मतलब बताइए, इस बात का मतलब क्या है, आपको पता है क्या इस बात का मतलब क्या है। तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जब आप मेरी वीडियो सुनकर जाते हैं कि हाँ हमने रूल ऑफ लॉ चैनल है कपिश का, उस पर हमने सुना था कि इस वर्ड का मीनिंग उन्होंने ये बताया था कि एज पर द लॉ है, इसका मतलब ये कॉन्वर्टेशन है। तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है और आप कोर्ट के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बनती है। तो इसीलिए हमें सेक्शन बाय सेक्शन, वर्ड बाय वर्ड एक लॉ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको जो बात बता रहा था सेक्शन 219 एंड 220 की, वो जो सेक्शन है हमारा 219 एंड 220, वो हमें क्लियर कर देता है कि अगर कोई भी लीगल हमारा पब्लिक सर्वेंट अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसके लिए वो पनिशेबल होगा। तो यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट है वो करप्टली, मैलिशियसली, देखिए यहाँ पर 2 वर्ड को स्ट्रेस किया गया है 219 में, करप्टली एंड मैलिशियसली मेक्स और प्रोनाउंसेस इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। तो उसके लिए जो जज है उसको भी पनिशमेंट दी जा सकती है, कितनी? 7 साल तक की उसकी पनिशमेंट दी जा सकती है और वो नॉन कंपाउंडेबल होगी और वो लेकिन बेलेबल होगी। देखिए क्योंकि जो जजेस का मामला है, ठीक है, अगर उसने इलीगल एक्टिविटी की है लेकिन वो एक रेप्यूटेड पर्सन है। जजेस को अगर आप एकदम उठा के अगर जेल में डालने लगे फिर तो जुडिशियल सिस्टम तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आपको उसके लिए प्रॉपर एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहीं से हमारा सेक्शन 219 और 220 ये हमें क्लियर करता है कि अगर कोई जज है वो अगर इलीगल एक्टिविटी करता है बियॉन्ड द लॉ जाकर, करप्टली एंड मैलिशियसली, तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि जो हमारे जजेस हैं वो अगर बियॉन्ड द लॉ जाते हैं तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। तो फिर उसके लिए हमारा अगला बात हमारी यहाँ से क्या निकलती है? देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है जज। जज कौन है, किसको हम जज मानते हैं, ये भी वर्ड आपको पता होना चाहिए कि जज कौन होता है। यहाँ पे आपने पढ़ तो लिया जज, जज कौन है? आप जज हैं क्या? मैं जज हूँ क्या? तो कौन जज है? जज जो डेफिनेशन है वो दी गई है हमारी सेक्शन 19 में, सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी में जज की डेफिनेशन दी गई है। तो वहां पर बताया गया है कि जज कौन है। तो जो उसकी इलस्ट्रेशन है, जो सेक्शन 19 की इलस्ट्रेशन है वो भी हमें क्लियर करती है कि जज कौन होगा। देखिए जज जैसे कलेक्टर होता है हमारा, वो भी जज होता है। कब होता है? देखिए ये हमारा बताता है कलेक्टर व्हेन होल्ड रेवेन्यू कोर्ट, कलेक्टर व्हेन होल्ड रेवेन्यू कोर्ट देन ही इज अ जज, और मैजिस्ट्रेट टिल ही गिव पनिशमेंट ही इज अ जज, और व्हेन मैजिस्ट्रेट ट्रांसफर देन ही इज नॉट अ जज। तो यहाँ से हमारे 3 पॉइंट इसमें से निकलते हैं इलिस्ट्रेशन में कि जो हमारा कलेक्टर होगा वो जब रेवेन्यू कोर्ट होल्ड करते हैं, मान लीजिए जब कलेक्टर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जब वो रेवेन्यू कोर्ट होल्ड करते हैं तो वो एज अ जज काम करते हैं। लेकिन अगर वो रेवेन्यू कोर्ट से बाहर आ जाते हैं तो वो एज अ
कलेक्टर काम करते हैं वो उस टाइम जज नहीं होते। लेकिन जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं वो जब पनिशमेंट देते हैं किसी को, कोई केस ट्रायल करते हैं, तब वो जज होते हैं। और जब मैजिस्ट्रेट कोई केस ट्रांसफर करता है किसी को, तब वो जज नहीं होता। जज वो तभी होता है जब वो कोई केस को सुनता है और उसकी प्रोसीडिंग करता है और उसमें पनिशमेंट देता है। तो आई होप कि जो यहाँ से आपको बात है कि जज कौन होता है और यहाँ पर जो जुडिशियल एक्ट है उसका वो कैसे होगा, और उसकी जो प्रोटेक्शन है वो 77 में है, अगर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, सेक्शन 219 और 220। देखिए इस अकेला सेक्शन 77 यहाँ पर कवर नहीं किया है मैंने, कौन कौन सा कर दिया, 290, 220 और सेक्शन 19 भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। अब इसको आगे हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। एक मैटर नोट कर लीजिएगा। एक केस है अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार मुखर्जी, 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ। क्या हुआ इस केस में कि एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने अपनी पावर जो थी वो एज अ जज यूज कर ली। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे हेल्ड किया कि जो डीसी है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वो अपनी पावर जो है वो मैजिस्ट्रेट की जो उसकी डीसी की पावर है वो एज अ जज यूज नहीं कर सकता। तो वहां पर जो उसकी पावर है वो अलग निकलती है और जो उसकी जज की पावर है वो अलग है। तो यहाँ पर जो है वो डीसी जो है वो लायबल क्रिएट किया गया था इस बात के लिए। तो यहाँ से आपको एक बात और क्लियर होगी कि जो हमारे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि वो ना अपनी पावर जो मैजिस्ट्रेट की है वो अपनी जजमेंट में यूज कर सकते हैं, एज अ जज यूज कर सकते हैं, और जो जज की पावर है वो एज अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक बात ये क्लियर हो जाता है। फिर इसमें जो बात यूज करी गई है कि गुड फेथ की, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है गुड फेथ। इसका मतलब क्या है, देखिए एक एक है 3 लाइन, लेकिन मैंने अभी तक 10-12 मिनट की वीडियो बना दी है आपके लिए। क्यों बनाई है, ताकि आपको इसका मतलब जो है एक एक वर्ड क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप 4 दिन बाद इसे भूल जाएं। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है। देखिए लॉ कभी भी कोई भी किसी को नहीं सिखा सकता, मैं आपको लॉ पढ़ना सिखा रहा हूँ। अगर आपको लॉ पढ़ना आ गया तो वो समझ भी आ जाएगा। पहले लॉ पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर आप देखिएगा लॉ ही नहीं पढ़ना, तो उन्हें पता ही नहीं है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, कॉमा क्यों लगाया गया है, फुल स्टॉप क्यों लगाया गया है, और जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो लॉ पढ़ना आना चाहिए, लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपसे गुड फेथ की। तो गुड फेथ की जो बात आती है, तो यहाँ पर एक गुड फेथ को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक मद्रास हाईकोर्ट का केस था। फिर उसके बाद जो मद्रास हाईकोर्ट का केस था वो कौन सा था, कलेक्टर ऑफ सी कस्टम वर्सेस चिदम्बरम, कलेक्टर ऑफ सी कस्टम्स वर्सेस चिदम्बरम, 1875 का मद्रास हाईकोर्ट का केस था ये। इस केस में क्या हुआ, व्हेन अ जुडिशियल ऑफिसर इज सेड टू बी एक्टिंग इन गुड फेथ, तो वो जब इसमें यही हेल्ड हुआ था कि गुड फेथ का मतलब जो है वो यही है कि जब भी वो जज कोई एक्ट करेगा वो रीजनेबली, केयरफुली एंड सर्कमस्पेक्टली वो करेक्ट होना चाहिए। ये 3 हमारी कॉन्वोटेशन दी गई थी इसमें, कि हमारा गुड फेथ के लिए ये हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एक एक वर्ड की जजमेंट मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि ताकि अगर कोई बात निकल कर कहीं से आए, कहीं आपको मान लीजिए एग्जाम्स में आंसर लिखना है, तो अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया जनरल एक्सेप्शन के ऊपर, मान लीजिए कि जुडी जजेस के ऊपर बताइए, तो जब आप पेपर के अंदर ये सेक्शन 77 के साथ ये जजमेंट ऐड कर देंगे कि गुड फेथ के साथ, वहां से आप बाकी बच्चों से अलग निकल जाते हैं कि हाँ ये मिस्टर ए पर्सन है, ये जजमेंट लिखी है कि ये इसने बहुत ही डीपली पढ़ा है इस बात को। यहाँ से आपका जो पेपर है वो अलग निकलता है और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं पेपर में। और अगर आप जुडिशरी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी अगर आप ये जजमेंट मेंशन करते हैं तो आप सभी बच्चों से एक अलग ट्रैक पर आते हैं और आपका पेपर एक बहुत ही अच्छे तरीके से चेक होता है। तो वो एग्जामिनर भी जो होता है वो भी देखते हैं कि ये बच्चे को अच्छी नॉलेज है। देखिए जब भी आप कोई पेपर देते हैं, ऐसा ना हो कि जब भी आप कोई पेपर लिख रहे हैं कि हाँ वो नॉर्मली पेपर है, सबकी तरह लैंग्वेज है, नहीं। हमेशा पेपर के अंदर आप एक कॉन्वोटेशन जरूर ऐड करें ऐसी कि जब भी वो कोई एग्जामिनर चेकर पढ़े तो उसे लगे कि भाई हाँ कुछ अलग लिखा है इस बच्चे ने, इसका पेपर हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुछ आप उन्हें अलग हट के सिखाएं। सिखाने का मतलब आप उनके टीचर ना बने, लेकिन अपनी आप इंटेलिजेंस शो कर सकते हैं वहां पर कि हाँ उसी क्वेश्चन के ऊपर हम एक अलग ट्रैक पर ले गए, इसको एक अलग कॉन्वोटेशन ले आए, तो वहां से आप अलग एक स्टूडेंट निकलते हैं। देखिए जनरल सभी पढ़ लेते हैं, सेक्शन सभी लिख देंगे, लेकिन आपको अलग निकलना है। इसीलिए मैं आपको बार बार एक एक वर्ड पे स्ट्रेस करता हूँ,
एक एक वर्ड, एक एक डिटेल में आपको हर एक चीज बताता हूँ। तो एक जो आप एडवोकेट्स हैं, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए एडवोकेट हैं या लॉ के स्टूडेंट भी हैं या जज की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और एक एंट्रेंस टेस्ट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक जजमेंट जरूर पता होनी चाहिए। वो कौन सी है? दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन 30 हजारी कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की 1991 की सुप्रीम कोर्ट की। इसकी जो मैं जजमेंट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिएगा, बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में जजमेंट का लिंक मिल जाएगा, वो आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके एक ब्रीफ में एक डिटेल बता देता हूँ इसमें क्या हिल हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये। देखिए इसमें केस हुआ, इस केस के बेसिकली फैक्ट क्या थे। एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक सीजीएम का, जो वहाँ के लोकल पुलिस थी उसके साथ बनती नहीं थी और पुलिस की भी उनके साथ बनती नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि सीजीएम किसी पार्टी पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने ड्रिंक कर ली। तो जैसे ही वो कोर्ट से बाहर, वो उससे पार्टी से बाहर आए, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले गए। और पुलिस स्टेशन कैसे ले गए? पूरे शहर में उनके चक्कर कटाए, पूरे शहर में घुमाकर उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। तो ये मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, न्यूज में आ गया, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल केस हो गया ये कि एक जज को पुलिस वालों ने हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में घुमाकर पुलिस स्टेशन ले गए वो। तो वहां से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन निकाल देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी पुलिस के लिए। वो क्या दी, वो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग दी है। कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस वाले थे जिन्होंने पकड़ा, उनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस चलाया। तो उसके बाद उन्होंने गाइडलाइन दी कि जब भी आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करेंगे तो उसे हैंडकफ नहीं करेंगे, कभी भी आप जुडिशियल ऑफिसर को हैंडकफ नहीं करेंगे। और दूसरा, और उसे आप पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जाएंगे, उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट जज की आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि आप जब भी वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट जज इमीडिएटली हाई कोर्ट में उसे रेफर करेगा, हाई कोर्ट को उसे ऑर्डर देगा, हाई कोर्ट में उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और बहुत ज्यादा कुछ और भी बहुत सारी हैं वो जजमेंट में दी गई हैं। तो ये सारी बातें कुछ दी गई थी इसके अंदर, जो कि गाइडलाइंस बनाई गई। ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन जजेस के लिए भी यहाँ पर एक गाइडलाइन दी गई। वो क्या? देखिए, जब भी कोई जजेस होते हैं, कोई IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, कोई जैसे DC वगैरह हैं हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे जजेस हैं, IPS ऑफिसर्स हैं हमारे, इनको एक सिखाया जाता है कि जब भी आप कोई, जैसे आप जज लग गए, आप IPS लग गए, IAS लग गए, तो आपको ऐसा नहीं है कि एज ऑन ड्यूटी ही IAS IPS एज ए जज काम करना है। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ऑफ ड्यूटी भी आप थोड़ा सा अपनी जॉब की मर्यादा में रहें। कि आप ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए कि जज हैं, आप एज ए जज के ऑफिस से बाहर आते हैं तो आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज की तरह कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, आपको एज ए जज ही उसमें बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को भी ये बताया कि आप जो जजेस हैं, आप इस बात के लिए कोर्ट के आउटसाइड भी वेल बिहेव्ड रहेंगे। तो यहाँ से हमारा सेक्शन जो 77 है, आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। आई नो कि इसको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, लेकिन क्या करें, रिक्वायरमेंट थी इसकी। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं कभी भी आपको झूठ ना बोलूं, आपको धोखे में ना रखूं, आपको लॉ की एक एक डेप्थ में बताऊं, एक एक डिटेल आपको समझ आए। तो इसीलिए मैं एक एक सेक्शन को, एक एक वर्ड को डीपली पढ़ाता हूं। अब बात आती है हमारी सेक्शन 78 की। सेक्शन 78 इसके कंटिन्यूएशन में है बेसिकली। 78 क्या बोलता है? एक्ट डन पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये क्या बोलता है कि जब भी कोई, इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो नथिंग से लेकर, इसको मैं आपको बता ही देता हूं, चलिए। नथिंग विच इज डन इन परसुएशन ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जज और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन will sit such judgment or order remain in force is in offense। is in offense तक का फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद का notwithstanding the court may have no jurisdiction to pass such order वगैरह वगैरह, ये हमारा सेकंड पॉइंट बनता है। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया सेक्शन 78 में कि जब भी हमारा कोई भी एक्ट आप करेंगे, कोई भी एक्ट आप करते हैं, वो जुडिशियली होता है, तो आप उस चीज से प्रोटेक्टेड हैं। कौन प्रोटेक्टेड है? जैसे कि मान लीजिए जल्लाद है, जल्लाद को ऑर्डर दिया जाता है, कोर्ट का ऑर्डर है वहां पर, तो कोर्ट का जहां पर ऑर्डर है
वहां पर वो सेक्शन 78 से प्रोटेक्टेड है कि मुझे तो कोर्ट का ऑर्डर है, लीगल ऑर्डर है हमारे पास, तो हम यहाँ से प्रोटेक्टेड हैं। जैसे कि सर्विंग ऑफ नोटिस है, आप नोटिस सर्व करने जाते हैं तो वहां पर जो पब्लिक सर्वेंट है नोटिस सर्व करते हैं, तो वहां से वो वहां से वो इस बात से प्रोटेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि वो जो जजेस का ऑर्डर है वो विद इन द ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, विद इन लॉ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट जब रीड किया, ये मैंने आपको बताया था कि सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स, और वो जो ऑर्डर है रिमेन इन फोर्स होना चाहिए उस टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है कि जो आपका जजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो इन फोर्स होना चाहिए और वो विद इन द ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। और जो एक लास्ट बात हमारी यहाँ से निकल कर आती है वो ये है कि जो वो ऑर्डर है वो रिटर्न में होना चाहिए। अगर वो ओरल ऑर्डर है तो वो वहां पर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिटर्न ऑर्डर होंगे उसी के लिए कंप्लायंस यहाँ पर होगी 78 के अंदर, उसी की कंप्लायंस के लिए आप प्रोटेक्टेड होंगे और आपको कोई भी पनिशमेंट वहां पर नहीं दी जाएगी। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 77, 78 बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको मैंने समझा दिया। तो आई होप कि जो ये दोनों सेक्शन है ये आपको गाइस समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और लॉ सीखते रहिएगा दोस्तों, लॉ पढ़ने से किसी का नुकसान नहीं होता। लॉ हमारा पढ़ने का सबसे बड़ा अधिकार है, लॉ हमें जानना चाहिए। तो इसीलिए इसी के साथ मैं आज की वीडियो को अपनी एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।